आज हम बात करेंगे एंगल बिटवीन कर्व्स की। लेकिन एंगल बिटवीन कर्व्स की बात करने से पहले मैं याद करवा दूं आपको एंगल बिटवीन लाइंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास एक लाइन है L1 जिसकी इक्वेशन ax + by + c = 0 है और m1 इस लाइन की स्लोप है। ये लाइन है L1 और इसकी स्लोप m1 है। एक दूसरी लाइन है L2, कुछ भी इसकी इक्वेशन हो, इसकी स्लोप से m2 है। इनके दरमियान एंगल दो हो सकते हैं। एक ये मैंने रेड कलर से ड्रा किया है, इसका नाम थीटा रखा है। एक ये वाला एंगल भी हो सकता है कि हम कहें ये इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल है, जिसको गोल्डन कलर से ड्रा किया है, नाम मैंने फाई रखा है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एंगल मालूम करना हो, थीटा या फाई, अगर मुझे थीटा मालूम करना हो तो टेन थीटा का फार्मूला बनता है m2 - m1/1 + m1 m2। और अगर फाई मालूम करना हो तो उसका फार्मूला बनता है m1 - m2/1 + m1 m2। कैसे बनता है ये फार्मूला? ये जो एंगल थीटा है इस रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज L1 से L2 की तरफ जा रहा है, तो L2 की स्लोप पहले लिखते हैं ऊपर, फिर माइनस L1 की स्लोप और नीचे 1 + m1 m2। और जो एंगल फाई है उसको भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर आप देखें तो ये बन रहा है हमारे पास, इसके एंड पे L1 आ रहा है और स्टार्ट में L2 आ रहा है। तो L1 की स्लोप हम पहले लिखते हैं न्यूमरेटर में -m2 की और नीचे 1 + m1 m2। ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं लाइंस के दरमियान, इन दोनों का जो सम है हमारे पास वो 180 डिग्री है। रेड एंगल को हम कहेंगे एंगल फ्रॉम L1 to L2 और इस गोल्डन एंगल को हम कहेंगे एंगल फ्रॉम L2 to L1। लेकिन अगर वर्ड यूज किया जाए एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो बिटवीन की वर्डिंग के साथ आप थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सूरत में आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। दोबारा दोहरा दूं, थीटा एंगल L1 to L2 है और फाई एंगल L2 to L1 है। अगर वर्डिंग यूज की जाए एंगल बिटवीन लाइंस, तो फिर आप चाहे थीटा कैलकुलेट कर लें और चाहे फाई कैलकुलेट कर लें, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम ही होगा। और अगर एक कैलकुलेट कर लिया है तो दूसरा इस रिलेशन से मालूम किया जा सकता है कि दोनों का सम 180 डिग्री है। ये डेफिनेशन मैंने आपको याद करवाई है एंगल बिटवीन लाइंस की। अब बात करते हैं कि एंगल बिटवीन कर्व्स क्या होगा। एंगल तो हमेशा लाइंस में ही होता है। अगर हमारे पास कर्व्स हैं तो कर्व्स के दरमियान एंगल क्या हो सकता है? कर्व्स के दरमियान एंगल हम उनकी टेंजेंट लाइंस की मदद से डिफाइन करते हैं। अगर फर्ज करें आपके पास एक कर्व y = fx है, ये ब्लैक कलर की, आपके पास दूसरी कर्व y = gx है, ये ग्रीन कलर की, ये एक पॉइंट x1 y1 पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इनमें एंगल डिफाइन करना चाहते हैं, लेकिन एंगल तो सिर्फ लाइंस में होता है। हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों कर्व्स के इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की टेंजेंट लाइंस ड्रा कर लेते हैं। ये ग्रीन कलर की, ग्रीन ग्राफ के लिए टेंजेंट लाइन ड्रा की, ये वाली टेंजेंट लाइन ड्रा की इस y = fx वाले ग्राफ के लिए। इन लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो थीटा या फाई, उस टेंजेंट लाइंस के दरमियान वाले एंगल को हम कहेंगे ये एंगल बिटवीन कर्व्स है। तो एंगल बिटवीन कर्व्स की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है बेसिकली कर्व्स के दरमियान जो एंगल होता है वो बेसिकली उनकी टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल होता है। और लाइंस के दरमियान एंगल निकाल सकते हैं हम अगर हमें उनकी स्लोप मालूम हो। टेंजेंट लाइन की स्लोप कैसे मालूम करते हैं? अगर मैं dy/dx मालूम कर लूँ f' और इसमें पुट कर लूँ x1 y1, तो मेरे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप निकल आएगी। कौन सी टेंजेंट लाइन की? ये इस y = fx वाली कर्व की टेंजेंट लाइन की स्लोप निकल आएगी। और अगर मैं dy/dx मालूम कर लूँ दूसरी कर्व के लिए, यानी g' कैलकुलेट कर लूँ, इसमें पुट कर लूँ x1 y1, तो मेरे पास इस दूसरी कर्व की टेंजेंट लाइन की स्लोप निकल आएगी। अब मेरे पास लाइंस की स्लोप मौजूद हैं तो मैं एंगल बिटवीन कर्व्स मालूम कर सकता हूँ। एंगल बिटवीन कर्व्स का फार्मूला फिर क्या बनेगा? अगर मैं इसको थीटा कह रहा हूं तो टेन थीटा बनेगा m2 - m1/1
1 प्लस m1 m2। वर्ड यूज कर रहा हूँ बिटवीन का, तो बिटवीन का वर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है थीटा इस एंगल को कहने की बजाय हम इस एंगल को थीटा कह लें। दूसरी साइड पर जो बन रहा है उस सूरत में फार्मूला बन जाएगा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। आप इन दोनों में से कोई सा फार्मूला भी यूज करके एंगल बिटवीन कर्व्स मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको एक रिलेशन बता दी है कि एक फार्मूले से अगर आपने एंगल मालूम किया है तो दूसरे फार्मूले से 180 में से माइनस करके दूसरा वाला एंगल भी मालूम हो जाएगा। तो कोई सा भी फार्मूला यूज कर ले, इन फार्मूला की मदद से हम कर्व्स के दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं। और आपको याद है दो टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल कब 90 का बनता है, कब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं। जो कर्व्स हैं वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट्स करेंगी अगर दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए और अगर ये स्लोप्स जो हैं इनमें से कोई भी जीरो ना हो। दो स्ट्रेट लाइंस ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो और कोई भी स्लोप बीच में से जीरो ना हो। ऑब्वियसली कोई एक भी जीरो हो जाएगी तो फिर प्रोडक्ट -1 नहीं आएगा। इस तरह से दो कर्व्स कब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी, ऑर्थोगोनली यानी 90 के एंगल पे परपेंडिकुलर कब इंटरसेक्ट करेंगी, जब उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। कर्व्स की स्लोप से मुराद कर्व्स की टेंजेंट लाइंस की स्लोप है। तो मैंने आपको डिफाइन करवाया है कि एंगल बिटवीन कर्व्स कौन से एंगल को कहते हैं और एंगल बिटवीन कर्व्स मालूम करने का फार्मूला क्या है और दो कर्व्स कब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं। इन बातों को याद रखते हुए हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 10 to 12 और 13 क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से 12 और क्वेश्चन नंबर 13 हम कर सकते हैं, जिसमें हमने कर्व्स के दरमियान एंगल मालूम करना है या ये प्रूफ करना है कि कर्व्स कब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी। कौन सी दो कर्व्स हैं, पैराबोलाज हैं दो कर्व्स, एक है y² = 4ax पैराबोला और दूसरा है x² = 4by पैराबोला। आपको याद होगा y² = 4ax पैराबोला जो है वो इस टाइप का है, x² = 4by पैराबोला जो है वो इस टाइप का है। ये दोनों पैराबोलास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पर और एक एक दूसरे पॉइंट पर। इन दोनों के दरमियान हमने एंगल मालूम करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे और डिमांड ये है कि 0 0 के अलावा यानी इस पॉइंट पर आपने एंगल मालूम करना है। क्या करेंगे, दोनों की टेंजेंट लाइन स्केच करेंगे और दोनों की टेंजेंट लाइंस के इन बिटवीन जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन कर्व्स होगा। उसके लिए सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो मालूम करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के बाद हमने फार्मूला सीख लिया है, दोनों के डेरिवेटिव्स मालूम करेंगे, डेरिवेटिव्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करेंगे, टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स आ जाएंगी और टेंजेंट थीटा के फार्मूले से हम एंगल मालूम कर लेंगे। पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक कर्व है y² = 4ax, दूसरी कर्व है x² = 4by। एंगल मालूम करना है, पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। इसको नंबर कर लेते हैं 1। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट की, x की वैल्यू आ गई y² / 4a। ये x की वैल्यू पुट की 1 में लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर है, यहाँ से y² / 4a पुट किया, y² / 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। y की पावर 4 हो गई, नीचे 16a² हो गया इज इक्वल टू 4by। हमने ओरिजिन के अलावा पॉइंट की बात करनी है तो दोनों साइडों पर y से डिवाइड कर देते हैं। y नॉन जीरो लेने लगे हैं हम
और 16a² को राइट साइड पर ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे y³ रह जाएगा, राइट साइड पे 16 4 ज़ा 64 a² और b हो गया। मैंने y को नॉन ज़ीरो लेते हुए डिवाइड कर दिया है y से। y की वैल्यू मालूम करने के लिए पावर 1/3 ले लें, 64 की पावर 1/3 4 हो जाएगा, a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट आ गया है। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। ये y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2 में, तो मेरे पास x हो जाएगा y का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, a की पावर 2/3 का स्क्वायर लेंगे तो a की पावर 4/3, b की पावर 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो b पावर 2/3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4a है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 ज़ा 16, ऊपर a की पावर 4/3 और नीचे a की पावर 1 है। जब नीचे वाला a ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगी, 4/3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ऊपर a की पावर 1/3 आ जाएगा, यानी मेरे पास x आ जाएगा 4, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट आ गया, मेरे पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया, x कोऑर्डिनेट भी आ गया, यानी मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, x आ गया 4a 1/3, b 2/3 और y कोऑर्डिनेट आ गया 4a 2/3 और b 1/3। ये जो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम मालूम करते हैं दोनों कर्व्स की टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स। उसके लिए हम दोनों कर्व्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों कर्व्स मैंने लिख लिए हैं, दोबारा से इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे y² का डेरिवेटिव 2y और dy/dx, राइट साइड पे 4ax का 4a आ गया, 2y राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू मेरे पास 4a/2y, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा और dy/dx जो है वो इक्वल आ गया 2a/y के। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट कर्व का। दूसरी कर्व का डेरिवेटिव जो है उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरी कर्व के लिए x² का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 4b और y का डेरिवेटिव dy/dx। 2x ओवर 4b डिवाइड हो गया इज इक्वल टू dy/dx। इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास dy/dx आ गया इस कर्व के लिए x ओवर 2b। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फिलहाल हम x और y ही रहने देते हैं, इन्हीं को हम टेंजेंट लाइन की स्लोप्स m1 और m2 कह लेते हैं। लास्ट में हम x और y की जगह ये वाला पॉइंट पुट कर लेंगे जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया है। इनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट कर लेते हैं। पुट कर लिया मैंने 4a 1/3, b 2/3 और 4a 2/3 और b 1/3। तो मेरे पास दोनों कर्व्स की टेंजेंट लाइंस की स्लोप आ जाएंगी। इसमें m1 कह लेता हूँ स्लोप को, 2a ओवर इसमें सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है, 4a 2/3 और b 1/3। 2 कैंसिल हो गया, a जो है अगर नीचे वाले a को ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर 1 में से 2/3 माइनस होकर a की पावर ऊपर 1/3 आ जाएगी, नीचे 2 और b की पावर 1/3। ये मेरे पास एक कर्व की टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई। दूसरी कर्व की जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है उसको m2 कह रहा हूँ और उसमें x की जगह पॉइंट पुट कर रहा हूँ, 4a 1/3 और b 2/3 और डिनोमिनेटर में 2b
2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, m2 2a1/3, b ऊपर वाला नीचे ले आएंगे, पावर माइनस हो जाएगी, नीचे पावर 1 है, 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो नीचे b की पावर 1/3 आ जाएगी। ये मेरे पास दोनों कर्व्स की टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है। अब मैं दोनों कर्व्स के दरमियान एंगल मालूम कर लेता हूँ। टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स की मदद से एंगल बिटवीन कर्व्स जो हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, और एंगल बिटवीन कर्व्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करें, एक ही जैसी बात है, कोई सा भी यूज कर लें, आंसर में सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क आएगा। मैंने उसकी वजह बता दी है, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 इस फार्मूले को यूज कर रहा हूँ। m2 की वैल्यू मेरे पास है 2a1/3 ओवर b1/3 माइनस m1 की वैल्यू है a1/3 ओवर 2b1/3 होल ओवर 1 प्लस m1 और m1 m2 की वैल्यू लिख लेता हूं यहां पर। एलसीएम ले लेते हैं, 2b1/3 न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया, यहाँ पे 4a1/3 माइनस a1/3 आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर 2 कैंसिल हो गए और b1/3 और b1/3 पावर्स ऐड हो जाएंगी, b2/3 आ जाएगा और b2/3 को आप एलसीएम ले लें तो यहाँ 1 के साथ b2/3 प्लस a2/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर 4a1/3 में से a1/3 माइनस करेंगे तो 3a1/3 हो जाएगा, 2b1/3 नीचे लिख लें, 2b1/3 हो जाएगा, नीचे से b2/3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, b2/3 हो गया, ऊपर और नीचे रह गया a2/3 प्लस b2/3। और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मजीद कर लेते हैं, क्या ऊपर 3a1/3 b ऊपर और नीचे वाला इकट्ठा कर लेते हैं, नीचे वाला b ऊपर लेकर जाएंगे तो 1/3 पावर माइनस की हो जाएगी और 2/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो ऊपर रह जाएगी b की पावर 1/3 और नीचे हमारे पास 2a2/3 प्लस b2/3। हमें मालूम करना था एंगल थीटा, ये टेंजेंट थीटा का आंसर आया है तो थीटा क्या हो जाएगा इसका टेंजेंट इनवर्स। तो यही हमने कर्व्स के इन बिटवीन बनने वाला एंगल थीटा जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। मैं इस क्वेश्चन को क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। हमें दो कर्व्स दी हुई थी, पैराबोला y² = 4ax और x² = 4by। इनके दरमियान हमने एंगल मालूम करना था और उस पॉइंट पर मालूम करना था जो 0 0 ना हो। हमने दोनों कर्व्स को सॉल्व किया। सॉल्व करते हुए यहाँ पर मैंने स्पेशली y से डिवाइड कर दिया, इस बात को सोचते हुए कि y 0 नहीं लेना। अगर मैं y को 0 लेता तो यहाँ पुट करके x भी 0 आ जाता, यानी 0 0 पॉइंट आ जाता और हमने कैलकुलेशन 0 0 के अलावा वाले पॉइंट्स पे करनी है। इसलिए y को नॉन ज़ीरो लेते हुए मैंने y से डिवाइड करके y मालूम करके इसमें पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लिया। दोनों कर्व्स के डेरिवेटिव लिए, उन डेरिवेटिव्स में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब्स्टिट्यूट किया, दोनों कर्व्स की टेंजेंट लाइंस की स्लोप आ गई। एंगल मालूम करने के लिए टेंजेंट थीटा का फार्मूला हमने यूज़ किया m2 माइनस m1 के साथ। आप चाहें तो m1 माइनस m2 से यूज़ कर लें, उस सूरत में यहाँ आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं, मैंने आपको उसकी वजह बता दी है। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिंप्लीफाई किया और थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यही हमने इन कर्व्स के दरमियान एंगल मालूम कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, एंगल बिटवीन कर्व्स ही मालूम करना है। कर्व्स हैं हमारे पास x² माइनस y² = a² और x² प्लस y² = a² इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये कर्व हाइपरबोला है और ये कर्व सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हमने इन कर्व्स में बनने वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। जो सर्कल है हमारे पास वो कुछ इस शेप का है। जो सर्कल है हमारे पास उसका सेंटर ओरिजिन
वो इस तरह का है, जो हाइपरबोला है हमारे पास वो इस तरह का है। ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं 4 डिफरेंट पॉइंट्स पर। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनने वाला एंगल जो है वो हमने मालूम करना है। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लेते हैं जी। दोनों कर्व्स को कैसे सॉल्व किया जाए। दोनों कर्व्स को अगर हम ऐड कर लें तो क्या होगा। ऐड करने से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा 2x स्क्वायर और राइट साइड पर a स्क्वायर कॉमन आके अंदर 1 + 2 का स्क्वायर रूट, और 2 से डिवाइड कर लें और स्क्वायर रूट ले लें तो x की वैल्यू आ जाएगी ±a 1 + 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। हमें इसी तरह से y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए दोबारा इन इक्वेशंस को लेते हैं और पहले हमने ऐड किया था, अब इनको माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन यही है। जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर बन जाएगा। राइट साइड पर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 - 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। -2 से डिवाइड कर लेंगे तो वाई स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर और 1 - 2 का स्क्वायर रूट ओवर -2। माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर ले और स्क्वायर रूट ले लें तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी ±a 2 का स्क्वायर रूट प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट -1, इस सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। ये बेसिकली मेरे पास 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। x की पॉजिटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यू, x की नेगेटिव, y की पॉजिटिव, x की नेगेटिव, y की नेगेटिव, x की पॉजिटिव और y की नेगेटिव। टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। इन चारों पॉइंट्स को अगर हम इकट्ठा एक ही दफ़ा लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेते हैं। ये x कोऑर्डिनेट है और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट है हमारे पास। दोबारा बता देता हूँ, x और y दोनों पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लिए हैं। ये 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं। इन चारों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हमने मालूम करने हैं कर्व्स के दरमियान एंगल। उसके लिए मुझे दोनों कर्व्स का डेरिवेटिव मालूम करना है। तो दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का dy/dx। a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। 2x राइट साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, dy/dx मेरे पास आ गया x/y। इस तरह से इस दूसरी कर्व का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, dy/dx और राइट साइड पर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ से उसी तरह सिंप्लीफाई करने से मेरे पास dy/dx जो है वो आ जाएगा -x/y। ये मेरे पास दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर डेरिवेटिव्स आ गए हैं। यहाँ x और y की वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो 4 दफ़ा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। 4 दफ़ा हम m1 m2 मालूम करेंगे और 4 दफ़ा थीटा मालूम करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ फ़िलहाल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x और y ही लेते हुए x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर एंगल मालूम करता हूँ और लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें x और y की जगह ये टर्न बाय टर्न 4 पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हुए x और y को मैं m1 ले रहा हूँ, किसको, x/y को, और m2 ले रहा हूँ मैं -x/y को, और थीटा मालूम करने लगा हूँ। और टेन थीटा का फार्मूला आपको याद है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, m2 - m1
या m1 माइनस m2, मैं m2 माइनस m1 के साथ यूज कर रहा हूं। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m2 की वैल्यू माइनस एक्स ओवर वाई, माइनस m1 की वैल्यू x ओवर वाई, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 x ओवर वाई और m2 माइनस एक्स ओवर वाई। न्यूमिनेटर में माइनस एक्स ओवर वाई और माइनस एक्स ओवर वाई ऐड होकर माइनस 2x ओवर वाई बन जाएंगे। डिनोमिनेटर में वाई स्क्वेयर एलसीएम ले लें तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। एक वाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएंगे, एक वाई न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस 2xy और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। हमें दो कर्व्स दी हुई थी, हमने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किया, दोनों के डेरिवेटिव्स लिए, टेंजेंट थीटा का फार्मूला इस्तेमाल किया, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2 इसमें वैल्यूज पुट की और सिंप्लीफाई किया। ये मेरे पास टेंजेंट थीटा का फार्मूला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मौजूद हैं, कर्व्स मौजूद है, मुझे थीटा कैलकुलेट करना है। टर्न बाय टर्न मैं इसमें चारों पॉइंट्स पुट करूं, सिंप्लीफाई करूं और फिर एंगल निकाल लूं। या थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। एक तो ये यूज़ कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो हैं ये कर्व पर हैं, तो ये दोनों इक्वेशंस कर्व की सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी इन दोनों पॉइंट्स के लिए एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर के इक्वल लिख सकते हैं और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2 के स्क्वेयर रूट के इक्वल लिख सकते हैं। और यहाँ मैं इस वक्त यूज़ करना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर का। यहाँ पर मेरे पास नीचे वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, इनमें से मैं कोई सा भी पॉइंट पुट करूँगा, चारों में से मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर आएगा, तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जो है वो माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। तो मैं बाय 1 जो है चारों पॉइंट्स के लिए एक ही कैलकुलेशंस हो रही हैं कि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है माइनस का ए स्क्वेयर। तो मुझे बारी बारी पॉइंट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है, चारों पॉइंट्स के लिए यही सूरत हाल है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy ओवर ए स्क्वेयर। अब मैंने इसमें x और y पुट करने हैं, कितने, ये 4 पॉइंट्स पुट करने हैं। और फिर मैं थोड़ा सा आसान काम कर रहा हूँ, मैं दोनों प्लस के पुट करूँ, यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, दोनों माइनस के पुट करूँ, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा प्लस के पॉइंट्स से दोनों, और दोनों माइनस के कोऑर्डिनेट्स लेने से सेम आंसर आ जाएगा। और अगर एक प्लस का और दूसरा माइनस का पुट करूं, चाहे पहला प्लस का दूसरा माइनस का या पहला माइनस का दूसरा प्लस का, यहाँ पे आंसर माइनस आ जाएगा। यानी बेसिकली आंसर सेम ही आएगा एज ए नंबर, सिर्फ फर्क किस में पड़ेगा कि पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। मैं पहले दोनों प्लस के और दोनों माइनस के पॉइंट्स पुट कर रहा हूँ। तो पॉइंट पुट करूं जिसमें x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, या वो पॉइंट पुट करूं जिसमें x और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हैं, मेरे पास टेंजेंट थीटा का आंसर क्या बनेगा, ये 2 ओवर ए स्क्वेयर आ जाएगा। माइनस माइनस वाले पुट करके भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से a, मैं इसको 2 का स्क्वेयर रूट प्लस 1 ओवर 2 का स्क्वेयर रूट लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ a 2 का स्क्वेयर रूट माइनस 1 ओवर 2 होल का स्क्वेयर रूट। a इंटू ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर बन जाएगा, जो इस ए स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे वाला 2 का स्क्वेयर रूट और 2 का स्क्वेयर रूट मल्टीप्लाई होके 2 बन जाएगा, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों स्क्वेयर रूट के नीचे जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और कैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी स्क्वेयर रूट के नीचे, ये स्क्वेयर रूट के नीचे बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, और ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये बन जाएगा 2 स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर 2 माइनस 1 का स्क्वेयर 1, यानी 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वेयर रूट 1। और थीटा का आंसर कितना आ गया, यहाँ से कौन से एंगल का टेंजेंट 1 होता है, 45 डिग्री का, या थीटा की वैल्यू आ गई π/4। जब ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उन दो पॉइंट्स पर जिसके x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव या x और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, वहां पर एंगल बन रहा है π/4। और इसी टेंजेंट थीटा के फार्मूले में
x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y नेगेटिव और x नेगेटिव और y पॉजिटिव वाले पॉइंट्स पुट करके एंगल निकालते हैं। जब मैं ये दोनों पॉइंट थर्ड में पुट करूंगा तो मेरे पास सेम ही आंसर आएगा दोनों के दफ़ा माइनस का, और कैलकुलेशंस करके आंसर भी वही आएगा जो पहले आया था, सिर्फ अलामत फ़र्क हो जाएगी। यानी इस दफ़ा टेन थीटा इक्वल आ जाएगा -1 के, और टेन थीटा -1 के इक्वल आने से कौन सा एंगल बन रहा है जी? टेन थीटा इक्वल आने से एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन में देखें तो माइनस का π/4 बन रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में देखें तो 3π/4 बन रहा है। बेसिकली कह लें कि वही सेम ही एंगल बन रहा है, π/4 ही एंगल बन रहा है दोनों कर्व्स के दरमियान। मैंने आपको बताया था क्या कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये एंगल फर्ज करें थीटा है और ये एंगल फाई है, तो दोनों का सम 180 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल π/4 हो तो ये वाला एंगल जो है वो 3π/4 होगा। तो सिर्फ इतना फ़र्क पड़ रहा है कि किस साइड से आप मेजर कर रहे हैं। एंगल कर्व के इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पर भी π/4 ही बन रहा है, या एक साइड से कहें π/4 तो दूसरी साइड से 3π/4 एंगल बन रहा है। हमने दो कर्व्स दी हुई थी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड आउट किए और उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस पे बनने वाला एंगल फाइंड आउट किया। लास्ट में एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। कर्व्स थी x² - y² = a² और x² + y² = a² × 2 का स्क्वायर रूट। मैंने पहले इन दोनों कर्व्स को सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किए, 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए। मैंने पिक्चर बनाकर भी आपको दिखाया था। उन 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए मैंने दोनों के डेरिवेटिव लिए, डेरिवेटिव लेकर स्लोप्स मालूम की। मैंने इन डेरिवेटिव्स में पॉइंट्स फ़िलहाल नहीं पुट किए। मैंने सोचा कि मुझे 4 दफ़ा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। मैं ऐसा करता हूँ कि x और y को ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अज्यूम करते हुए x और y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। मैंने x और y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेशंस की और वो कैलकुलेशंस मेरे लिए काफ़ी आसान हो गई। मैंने पॉइंट पुट किए बगैर ही डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लिया, वो -a² बन गया, और न्यूमरेटर में पॉइंट पुट करने थे। अब x और y की जगह पॉइंट पुट करने थे। फिर मैंने ये सोचा कि मैं 4 पॉइंट्स बारी बारी पुट करने की बजाय वो 2 पॉइंट्स पुट करूं जिनमें x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, तो आंसर सेम आना है। मैंने उन दोनों पॉइंट्स के लिए इकट्ठी कैलकुलेशंस कर ली और मैंने देखा कि अगर मैं वो 2 पॉइंट्स पुट करूं जिनमें x पॉजिटिव y नेगेटिव या x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, आंसर सेम आना है। मैंने उनके लिए इकट्ठी कैलकुलेशंस कर ली। एक दफ़ा एंगल π/4 निकला, दूसरी दफ़ा -π/4 या 3π/4 निकला, और मैंने आपको याद करवाया कि π/4 अगर इधर है तो इस साइड पे 3π/4 है। तो बेसिकली एक ही बात है, एंगल π/4 ही निकला है या 3π/4 ही निकला है, दोनों दफ़ा सेम एंगल निकला है। इधर से मेजर करें तो वो π/4 है, इधर से मेजर करें तो 3π/4 है, और हम एंगल मेजर कर रहे हैं किस वर्डिंग के साथ? बिटवीन के साथ। तो हमारे लिए दोनों एंगल्स सही आंसर्स हैं। एक क्वेश्चन मज़ीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। क्वेश्चन 12 सेम लाइंस पे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हम उसको हल करने लगे हैं। फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व्स ax² + by² = 1 एंड a1x² + b1y² = 1 शुड इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। दो कर्व्स हमें दी हुई हैं। कंडीशन मालूम करनी है कि ये दोनों कर्व्स कब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी। ये कंडीशन मालूम करने के लिए हम दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स मालूम करेंगे। दोनों की टेंजेंट लाइंस के स्लोप्स के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल लेकर जो कंडीशन बनाएंगे वही ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने की कंडीशन बन जाएगी। दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। बस यही काम हम करने लगे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, x² + y² टाइप की हैं।
दोनों में फ़र्ज़ करें मैं वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट सेम बना लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ b1 से, तो ये बन जाएगी ab1 एक्स स्क्वेयर प्लस b1 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू b1। इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं b से, तो a1b एक्स स्क्वेयर प्लस b1 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू b। ऐसा मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ है भला, क्या ख़ास बात हुई है, दोनों में हमारे पास जो है वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट सेम आ गए हैं। दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस करने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, ab1 माइनस a1b, ये दोनों टर्म्स प्लस और माइनस की सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। राइट साइड पे मेरे पास b1 माइनस b आ गया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जो एक्स स्क्वेयर है वो b1 माइनस b ओवर, ये राइट पर जाकर डिवाइड हो गया ab1 माइनस a1b। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक्स स्क्वेयर है, हम इसमें से x मालूम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट्स मैंने मालूम कर लिए हैं, इसको कोई नंबर दे लेता हूँ, इसका हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। इस तरह से y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए क्या करें, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको a1 से मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इसको a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा a1 एक्स स्क्वेयर प्लस a1b वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a1, और इसको a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a1 एक्स स्क्वेयर प्लस ab1 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a, और दोनों को फिर हम माइनस कर लेते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो इस दफ़ा हमारे पास एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट सेम है, एक्स स्क्वेयर प्लस और माइनस की सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी। वाई स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, a1b माइनस ab1, और राइट साइड पर हमारे पास a1 माइनस a, ये फैक्टर राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, वाई स्क्वेयर आ गया a1 माइनस a ओवर a1b माइनस ab1, और y कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a1 माइनस a ओवर a1b माइनस ab1। ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ गया, इसको भी नंबर कर लेते हैं। इसको फ़र्ज़ करें मैंने नंबर 3 कह लिया। मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x और y कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए हैं। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेकर टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स निकालते हैं और कंडीशन बनाते हैं कि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये मेरे पास दोनों कर्व्स हैं, इनके डेरिवेटिव लेते हैं। ax स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2ax, by स्क्वेयर का 2by और फिर y का dy बाई dx, राइट साइड पर 1 का 0। 2ax राइट साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, 2by dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 2ax, 2 दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास dy बाई dx का आंसर आ गया माइनस ax ओवर by। इस तरह से जब हम इस दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ किसका फ़र्क है, इसमें a और b थे, इसमें a1 और b1 है, तो यही आंसर में भी फ़र्क आएगा। यानी मेरे पास dy बाई dx जो है वो आ जाएगा माइनस a1x ओवर b1y। मेरे पास दोनों कर्व्स के डेरिवेटिव्स आ गए हैं, इनमें पॉइंट पुट करूँगा तो मेरे पास टेंजेंट लाइंस की स्लोप आ जाएंगी। मैं फ़िलहाल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x और y ही समझ लेता हूँ और x और y के लिहाज से ही कैलकुलेशन करता जाता हूँ। मेरे पास ये m1 कह लेता हूँ मैं इसको, माइनस ax ओवर by, और इसको m2 कह लेता हूँ, माइनस a1x ओवर b1y। तो कर्व्स कब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करेंगी, जब इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होगा।
तो दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट को -1 के इक्वल लेते हैं। एक स्लोप है हमारे पास -ax/by और दूसरी स्लोप है -a1x/b1y। इन दोनों के प्रोडक्ट को इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा a1 x²। नीचे वाली रकम को राइट साइड पर ले जाएं तो -b1y²। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है प्लस और माइनस के साथ 4 बन रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ x² और y² आएंगे पुट करने के बाद, तो मैं इन 4 में से कोई सा भी पॉइंट पुट करूँगा सेम ही आंसर आएगा। तो मैं x² और y² की वैल्यूज़ इसमें पुट करके कैलकुलेशंस करने लगा हूँ। तो फ्रॉम 2 and 3 इसमें x² y² पुट करते हैं। तो फ्रॉम 2 and 3 यहाँ पर x² और y² कैलकुलेट करते हैं। x का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। b1 माइनस b ओवर b1 माइनस a1b इक्वल्स टू -b1। y का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस भी ख़त्म हो जाएंगे। a1 माइनस a ओवर a1b माइनस ab1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास कंडीशन आ जाएगी कि कर्व्स कब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। कैसे सिंप्लीफिकेशन करें? अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है। यानी अगर मैं इन दोनों डिनोमिनेटर्स को कैंसिल आउट कर दूं तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। इधर से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, a1 b1 माइनस a1b, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो a1 b1 और माइनस ab1। यही मेरे पास कंडीशन आ गई है। अगर आप इस कंडीशन को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं कि आपको रीड करना आसान रहे, तो आप इसको डिवाइड कर दें किससे, a1 b1 से। फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/b आ जाएगा। सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/b1 आ जाएगा। इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो 1/a आ जाएगा और इस लास्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो 1/a1 आ जाएगा। यही हमारे पास कंडीशन है। अगर a1 b1 हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए नंबर्स लें तो फिर जो हमारे पास कर्व्स बनेंगी उस फैमिली की, और जब वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। लास्ट में मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। 2 फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई थी और हमने कंडीशन निकालनी थी कि ये कब ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी। फैमिली ऑफ कर्व्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनमें a और b और a1 और b1 जो हैं ये अननोन हैं, इनकी डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट कर्व्स बन रही हैं। और बेसिकली हमने a, b, a1 और b1 में ही ऐसी कंडीशन ढूंढनी है कि किस तरह के a, b, a1 और b1 लिए जाएं कि उनको यहाँ पुट करके जो 2 कर्व्स बने, उन 2 कर्व्स के इंटरसेक्शन के ऊपर उनके दरमियान एंगल 90 का बने, वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करें। इसके लिए हमने इन दोनों को पहले सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम किए, फिर इनको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करके हमने टेंजेंट लाइन की स्लोप्स मालूम की। बजाय इसके कि मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करता जो मालूम किए थे, मैंने फ़िलहाल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स और वाई ही अज्यूम करते हुए एक्स वाई पर ही टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स मालूम कर ली। और कर्व्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। मैंने ये जो स्लोप्स मालूम की थी इनके प्रोडक्ट को -1 लिखा, और यहाँ पे ये जो x² और y² आ रहा था इसमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो मैंने सब्स्टिट्यूट किए, सिंप्लीफाई किया, तो ये मेरे पास वो कंडीशन आ गई। यानी अगर मैं a1 b1 ऐसे लूँ कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों, तो फिर जो कर्व्स बनेंगी वो दोनों कर्व्स जो हैं वो कैसे इंटरसेक्ट करेंगी, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं b और b1 1 ले लूँ, a और a1 1 ले लूँ, तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। उन a1 और b1 से जो कर्व्स बनेंगी वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगी। इसी तरह और भी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस
जब भी A1 B1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो जो इन फैमिली ऑफ कर्व्स में से मेंबर्स बनेंगे वो इंटरसेक्ट करने पे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा। तो आज हमने दो कर्व्स के दरमियान एंगल मालूम करना सीखा है और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज के लिए इतना ही।